नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो आज की जो अपडेट है, उसमें से सबसे पहले जो कंपनी है जिसका नाम है बजाज फिनसर्व। देखिए बजाज फिनसर्व जब स्प्लिट किया गया तब इसका प्राइस एकदम सस्ते में आ चुके थे। तो 1200 रुपीज़ के आसपास देखने को मिला, 1300 रुपीज़ के आसपास देखने को मिला। उसके बाद कंपनी हाई किए थे करीबन 1740 रुपीज़ के ऊपर। और देखिए अभी करंट जो प्राइस है 1678। अभी देखिए जब आप वीडियो देखेंगे शायद चेंज हो सकता है क्योंकि मैं करंट मार्केट प्राइस मतलब करंट मार्केट रनिंग में वीडियो से बना रहा हूँ। देखिए कंपनीज़ का जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर मार्केट कैप बहुत बढ़िया है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि रिलायंस इसको बीट कर पाएँगे, मतलब रिलायंस का जो फाइनेंस है, जियो फाइनेंस जो है, वो जियो फाइनेंस इसको बीट कर पाएँगे। तो कर भी सकता है, कुछ भी कर सकता है क्योंकि रिलायंस कोई छोटा-मोटा कंपनी है। क्योंकि जियो फाइनेंस का जो मार्केट कैप है, करीबन 2 लाख 37 हज़ार करोड़ के आसपास देखने को मिला। और बजाज फाइनेंस का जो मार्केट कैप है 2 लाख करीबन 70 हज़ार करोड़ के आसपास मार्केट कैप देखने को मिला है। तो दोनों में अंतर ज़्यादा नहीं है, कभी ना कभी उसको टक्कर दे पाएँगे। तो अगर रिलायंस नंबर 2 बन गई और बजाज फिनसर्व थर्ड पोज़ीशन में आ गया, क्या कंपनी खराब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ऐसे बिल्कुल मत सोचना कि कंपनी खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। हर किसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनीज़ के ऊपर जो ग्रोथ होते हैं, वो ग्रोथ कंपनीज़ के बिज़नेस के ऊपर होते हैं। किसी को नंबर 1, नंबर 2 रहने से कुछ नहीं होता। देखिए ऐसे भी हुआ एक टाइम डीएलएफ हमेशा नंबर 1 रहा, फिर भी डीएलएफ का परफ़ॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा था। आज डीएलएफ परफ़ॉर्मेंस अच्छा कर रहा है। इसका मतलब हर कोई कंपनीज़ आगे रहे और वो अच्छा खासा काम करेगा, ऐसे हमेशा होता नहीं है। तो बजाज फिनसर्व के ऊपर एक ही पॉइंट मुझे बेस्ट लगा, कंपनी का बिजनेस। अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर 54% और साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी का जनरल इंश्योरेंस के ऊपर 43% बिजनेस हो रहा है, जहाँ पे मोटर्स व्हीकल्स के ऊपर 35%, साथ ही साथ प्रॉपर्टीज लाइबिलिटीज इस तरीके से इंजीनियरिंग सेगमेंट के ऊपर 17%, उसके साथ साथ ग्रुप हेल्थ के ऊपर 13%, एग्रीकल्चर के ऊपर 13% और अदर्स के ऊपर 12% और हेल्थ के ऊपर 5%। और साथ ही साथ इस तरीके से देखिए और साथ ही साथ देखा जाए तो गवर्नमेंट हेल्थ के ऊपर 5%। तो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से कंपनी बिजनेस को फैला कर रखा है। तो यही कंपनी की सबसे बड़ा खासियत पॉइंट है। और मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, आप देखेंगे तो ऑटो इंश्योरेंस में 6.5% के आसपास कंपनी के मार्केट शेयर है। और देखा जाए तो आप देख सकते हैं और 7.15% जो ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम है उसके ऊपर कंपनी का इनकम हो रहा है। 6.50% हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर मार्केट शेयर है और 3.09% न्यू बिजनेस प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर कंपनी का बिजनेस चल रहा है। तो बेसिकली जो बिजनेस है वो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से डाइवर्सिफाइड कर किया गया है। तो उस हिसाब से कंपनी को जरूर देखिएगा। अभी कंपनीज की जो फाइनेंशियल डेटा है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनीज के ऊपर बहुत दिनों के बाद मुझे ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिले। अभी देखिए कंपनीज के ऊपर इतने दिनों से कंपनी क्या कर रहा है, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना जा रहा है। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद नीचे भी आया और धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो फाइनली उस रेंज को ब्रेकआउट किया जो रेंज था 1657। 1657 एक स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस है क्योंकि इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था मगर उसको ऊपर नहीं लेके जा पाए। अगर मैं इस चीज़ को एक बार में ड्रॉ करूँ अगर पैटर्न के हिसाब से आप देखेंगे तो फाइनली इस सारे रेजिस्टेंस को फाइनली यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया और उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी कर रहा है। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कोई अपर साइड में जो टारगेट में लेकर चल रहा हूँ उस टारगेट तक जाने के लिए। तो टारगेट कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा टारगेट है, अराउंड 27% के आसपास। तो मैं इस टारगेट को ज़रूर कंटिन्यू करूँगा क्योंकि मेरे जो ट्रेड यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले वो है कप विद 100 पैटर्न्स का। तो इस तरीके से पैटर्न्स जब भी बनते हैं तो मैं कुछ क्वांटिटी के साथ ज़रूर एक स्विंग बेसिस ट्रेड में काम करता हूँ। आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और हाँ,
मेरे तरफ से सारे जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न आप सीख रहे हैं, तो प्लीज़ सीखने के लिए यूज़ करिए। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो प्लीज़ काम करना है, सारी चीज़ों को सीख कर समझ कर काम करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक आप सभी जानते हैं, इंडिया की एक पॉपुलर बैंक है। और इस बैंक के ऊपर एक चीज़ मैं बता दूं, पॉपुलर इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी है तो एक पीएसयू बैंक। और सबसे ज़्यादा अगर किसी बैंक के ऊपर घोटाला केस देखने को मिलता है वो है पंजाब बैंक के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड केसेस, मतलब फ्रॉड घोटाला केसेस आपको पंजाब बैंक के ऊपर देखने को मिलेगा। तो इतनी घोटाला होने के बाद भी आज पीएससी सेक्टर में इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट पीएसयू बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। अगर घोटाला नहीं होता तो वो एसबीआई के साथ टक्कर लेता, इतना बड़ा पोटेंशियल कंपनी के ऊपर है। क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, जो कंपनी एक टाइम कंपनी के जो एनपीए है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, करीबन 5% के ऊपर यहाँ पे एनपीए देखने को मिला था। आज वो एनपीए 0.98% के आसपास आ चुके हैं। तो सोचिए कितना कम किया है कंपनी खुद के एनपीए को। तो एक लेवल वाइज कंपनी का यहाँ पे पोजीशन देखने को मिला है। बाकी कंपनी के देखिए, रेवेन्यूज के जो बारे में बात करते हैं, इस बार कंपनी का हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट हुआ। जो पिछली बार 22,000 करोड़ था, इस बार 27,000 करोड़ बना। तो कंपनी के रेवेन्यू भी अच्छा खासा ग्रोथ हुई। इंटरेस्ट भी कंपनी पेमेंट किया, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी 715 करोड़ से 2,400 करोड़ तक कंपनी का नेट इनकम देखने को मिले। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे इनकम यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या डिसीजन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनीज के ऊपर एज ए इन्वेस्टर भी छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ कंटिन्यू कर रहा है। प्रोमोटर के बाद पब्लिक, एफएसडीएस, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। बाकी पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनीज के ऊपर अगर मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, तो देखिए कंपनी का मार्केट शेयर उतना खास नहीं है, क्योंकि पीएसयू कंपनी के ऊपर किसी भी मतलब डेबिट कार्ड्स हो, क्रेडिट कार्ड्स हो, और साथ ही साथ बैंक ट्रांजेक्शन हो, तो इस सारी चीज़ों के ऊपर कोई भी मोनोपोली बिजनेस कंपनी नहीं कर रहा है। उतना ज़्यादा मार्केट हाई लेवल में मार्केट शेयर नहीं है। बाकी इस कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है, उसको दिखाने से पहले एक अपडेट है। वो अपडेट क्या है, आप देखेंगे तो पंजाब नेशनल बैंक रेज इंडियन रुपीज 18.6 बिलियन फ्रॉम बॉन्ड ऑफरिंग। मतलब पंजाब बैंक खुद के फंड रेज करने वाला है, क्योंकि फंड रेज करने का मतलब क्या है, खुद अगर फंड रेज करेंगे तो उस पैसे से दूसरों को लोन देंगे, और लोन से जो इंटरेस्ट इनकम आएगा वही बैंक के लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। तो इसी बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले। 18.6 बिलियन के आसपास टोटल यहाँ पे बॉन्ड ऑफरिंग किया गया है। तो इस बेसिस में कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। बाकी मैं पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो फाइनली मेरा जो फर्स्ट एंट्री था, फाइनली जो मेरा यहाँ पे कप विद हैंड पैटर्न्स था, और इस लेवल को जब ब्रेकआउट किए तब मैंने एंट्री लिया, और फाइनली इसका जो टारगेट है वो टारगेट को अचीव कर चुके हैं। जो फर्स्ट जो टारगेट मेरा अचीव हुआ वो कुछ इस लेवल में है, आप ध्यान से इस चीज़ को देखना। फर्स्ट जो टारगेट अचीव हुआ वो 68% के आसपास टारगेट बना, और सेकेंड जो एक फिर से एक बार कप विथ हंड्रेड पैटर्न्स बना, और फाइनली उसको अगर ब्रेक करे, इस लेवल को अगर ब्रेक करे टारगेट लेवल को, तो वो नेक्स्ट जो लेवल है 170 के ऊपर जाएगा, और टारगेट निकल के आएगा 75%। जो मेरा फर्स्ट टारगेट है, उस फर्स्ट टारगेट में मैंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, क्योंकि मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट तक मैं कंटिन्यू इसलिए करूंगा क्योंकि इसका प्रीवियस स्विंग हाई जो है उसी के नीचे टारगेट बना है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उस लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप की एक सबसे बेहतरीन कंपनी है, क्योंकि टाटा स्टील आज का नहीं, 19 सेंचुरीज में कंपनी स्टार्ट हुआ था, और तब से लेकर टाटा स्टील एक अलग लेवल में खुद को रिप्रेजेंट किया। जमशेदजी टाटा ने इसको स्टार्टिंग किए, उसके बाद आज इस टाटा ग्रुप ग्रुप की एक शान कंपनी है। और देखिए टाटा स्टील में एक कंपनी के बारे में एक पॉइंट हमेशा आपको हाईलाइट करूंगा कि कंपनी में ऊपर हम हर टाइम आपको पॉजिटिविटी दिखेगा ऐसे होगा नहीं। हम हमेशा आपको एक एवरेज लेवल का डेटा देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए पहले कुछ सालों से पहले 2021 में 60,000 करोड़ के आसपास सेल्स था, और उसके बाद दिसंबर 2022 में करीबन 57,000 करोड़ का सेल्स हुआ, और 2023 में 55,000 करोड़ का सेल्स है। मतलब सेल्स का जो आंकड़ा है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिले।
एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और नेट प्रॉफिट 9,500 से 2,000 करोड़ के लॉसेस था, 6,000 करोड़ का लॉसेस था, अभी उसको रिकवरी भी कर चुके हैं। मतलब जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी में चला गया था, फिर से वो धीरे-धीरे करके खुद को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहा है। तो जिसके चलते मैं इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड लिया था, वो ट्रेड कुछ इस तरीके से बना था, आप देख सकते हैं यहाँ पे कप विद हैंडल पैटर्न्स बना, कप बना, उसके बाद हैंडल बना और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद देखिए रीटेस्ट किया, उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके टारगेट को अचीव किया। जो टारगेट मेरा था यहाँ पे 34% के आसपास, वो 34% के आसपास टारगेट ईज़िली यहाँ पे मिल चुके हैं। बाकी आपकी क्या राय था इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनीज़ के ऊपर, तो प्लीज़ आपकी राय ज़रूर मुझे शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।